हेलो बेटा। तो कल हमने हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम की थी, आज हम करेंगे प्रॉब्लम ऑफ मासेस एंड पुली। राइट, तो हम क्या करेंगे आज? प्रॉब्लम ऑफ मासेस एंड पुली। देखा आपने मासेस एंड पुली वाली एग्जांपल। अब आप बोलोगे कि सर क्या होती है ये मासेस एंड पुली? पुली कैसे होती है? आपने देखा वो पुराने जमाने में क्या होता था, कुएं में से पानी कैसे निकालते थे? ऐसे होता था एक गोल गोल सा ऐसे वाला। आपने पता नहीं देखा कि नहीं देखा, हमने तो देखा हुआ। इसके ऊपर ऐसे रस्सी होती थी, तो ये कुएं में रस्सी एक बाल्टी होती थी, है ना। वो बाल्टी कुएं में जाती थी और यहां से कोई ना कोई इसको क्या करता था, खींचता था पानी से। तो ऊपर नीचे करके पानी को बिल्कुल साफ पानी निकालना है, फिर ऊपर निकालना है। ठीक है, क्लियर? तो वो गोल गोल सी होती है, अभी भी कहीं गांव में होगी वो। तो इसको या हम देखते हैं कहीं बार कि कोई गोल चीज है, उसके ऊपर हम ऐसे रस्सी खींचते हैं तो वेट जो है वो ऊपर की तरफ जाता है। तो ये इसको हम बोलते हैं मासेस एंड पुली। ये नीचे जो है ये मासेस है और ये क्या है, पुली है। तो आज हम इसको सॉल्व करना है, प्रॉब्लम ऑफ मासेस एंड पुली। राइट, तो इसको ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे आपने करना है। फिर हम उसके बाद डिस्कस करेंगे जो 15 मिनट का हमारे पास कौन सा होता है, इंटरेक्टिव सेशन होता है, उसमें हम डिस्कस करेंगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। तो हमारे पास क्या है, दो मासेस हैं, कंसिडर टू मासेस। जैसे ये है हमारे पास पुली और मैं डायग्राम बना रहा हूं। क्या है ये? पुली है आपके पास, और यहां पर आपके पास क्या लगे हैं, मासेस लगे हुए हैं। समझ आ गई? क्लियर है? थोड़ा सा और बढ़िया बना दूं इसको। ये लो, आप बोलोगे सर की ड्राइंग जो है ना वो कैसी है ना? अच्छी लग रही है डायग्राम, मुझे भी दिखाई दे रही है। तो हमारे पास यहां पर थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। इधर मैं मास लगा रहा हूं m, इधर मैं मास लगा रहा हूं स्मॉल m। राइट, जो m है दैट इज ग्रेटर देन m। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बड़ा है, दिस m इज ग्रेटर। राइट, अब ये मास है तो इसका वेट भी होगा। वेट किसके बराबर होता है, m इंटू जी। ये मास है, इसका भी वेट होगा m इंटू जी। ये कैपिटल M इंटू जी, ये क्या है, स्मॉल m इंटू जी। इज दैट क्लियर? ओ पता चल गया? राइट, क्लियर? अब ये मास बड़ा है, दिस मास इज ग्रेटर देन दिस मास। इसका मतलब ये नीचे की तरफ जाएगा, तो इसका मतलब इस तरफ एक्सेलरेशन किस तरफ को होगी, नीचे की तरफ। ये तो पता है, नेचुरली पता है कि जो मास बड़ा है उसी की तरफ को जाएगी रस्सी। राइट, ये क्या है, ये फिर ऊपर की तरफ जाएगा। इसका मतलब इस तरफ को एक्सेलरेशन किसकी तरफ है, ऊपर की तरफ। दिस इज पुली। राइट, पुली के ऊपर हमारा वो क्या कर रहा है, घूम रहा है। पुली जो है घूम रहा है, ये नीचे क्या है हमारे पास, मासेस है। अब हमने क्या करना है, मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ मास m निकालनी है। अब देखो ये रस्सी टंगी हुई है यहाँ पे, मैंने आपको कल भी बताया था। अगर रस्सी को मान लो आपके ऊपर से आप रस्सी बांध रहे हो, ठीक है, उसके नीचे आपने वेट बांध दिया। जैसे ही वेट को आप नीचे की वेट को हटाओगे तो रस्सी किस तरफ को जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उसमें क्या होगी, टेंशन होगी। तो इसका मतलब जब मैंने ये वेट टांगा हुआ है, यहां पर लटका हुआ है, तो टेंशन ऊपर की तरफ होगी, इसमें भी टेंशन ऊपर की तरफ होगी। मैं रस्सी की टेंशन की बात कर रहा हूं, ये नहीं कि आप बोलो कि ये बड़ा है तो टेंशन इसकी ऊपर की तरफ क्यों हुई। अरे टेंशन का चाहे वो वेट बड़ा है चाहे वेट छोटा है, जैसे ही आप उसको उस धागे से अलग करोगे तो धागा क्या करेगा, वेट से अपोजिट थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठेगा। तो इसका मतलब इन दोनों में टेंशन जो है वो ऊपर की तरफ। अब टेंशन की प्रॉब्लम मतलब टेंशन की टेंशन खत्म। ठीक है, चलो समझ आ गई ना। ये टेंशन का मतलब क्या है कि उसमें जब हम किसी भी रस्सी के साथ वेट लगाते हैं ना, तो जब वो वेट हटेगा तो वो रस्सी ऊपर की तरफ जाएगी, चाहे वेट वो छोटा है चाहे ज्यादा है। चाहे वो अगर हम कह रहे हैं कि ये बड़ा है तो ये ऊपर की तरफ नहीं जाना, ये भी जाएगा, क्योंकि इसकी टेंशन जो है वो इस स्ट्रिंग में है, जो हमारे पास रस्सी है, राइट, उसमें है। तो मैंने क्या बोला कि हमारे पास ये जो स्ट्रिंग है दैट इज इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, ये भी हमने अज्यूम किया हुआ है। कौन सी स्ट्रिंग है ये, इनएक्सटेंसिबल। ठीक है,
हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है विच पासिस ऑफ अ स्मूथ पुली। ये पुली क्या है, बिल्कुल स्मूथ है। ये भी हमने क्या किया हुआ है, अज्यूम किया हुआ है कि ये जो पुली है वो क्या है, स्मूथ पुली है। इज दैट क्लियर? एक्सेलेरेशन आपको पता चल गया। अब जो हैवी वेट है वो नीचे की तरफ जाएगा, जो लाइट वेट है वो भी तरफ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहां पर जो है वो एक्सेलेरेशन मैंने बता दी। इसकी एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ जाएगी, इसकी एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ जाएगी। गॉट इट? समझ आई? चलो अब हमने क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ मास m। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ मास m। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ मास m निकालना। मास m मतलब कैपिटल M की बात कर रहा हूं। किस तरफ को जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। ये नीचे की तरफ क्यों जा रहा है, ये वेट इसका नीचे की तरफ है, टेंशन ऊपर की तरफ है, इसका मतलब mg और t में बड़ा कौन है। मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। अब ये नहीं बोलोगे सर ये m इससे बड़ा है, अब वो बात नहीं रही। अब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ मास कैपिटल M की बात कर रहा हूं। तो जब मैं इस कैपिटल M की बात कर रहा हूं तो बेटा ध्यान से सुनना है, दिस m इज ग्रेटर देन t, तभी जा रहा है। हम इस साइड में देख रहे हैं तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो m है वो t से क्या है, बड़ा है। इज दैट क्लियर? दिस m एज हमारे पास मतलब जो वेट है, आप देखो m जो है मास है, मास इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी। व्हाट इज वेट? वेट क्या है, एक तरह की फोर्स है। इसका मतलब हम m नहीं बोलेंगे कि m इज ग्रेटर देन t। अगर मैंने बोला तो गलत बोला, m इज ग्रेटर देन t नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि m क्या है, दैट इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी, दैट इज मास। टेंशन भी फोर्स है और वेट भी फोर्स है, वेट इज mg। तो हम क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनना कि m इज नॉट ग्रेटर देन t। ऐसे नहीं बोलना कि m ग्रेटर देन t है या m इज नॉट ग्रेटर देन t, ऐसा कुछ नहीं बोलना। हम यहां पर फोर्सेस की बात कर रहे हैं, तो यहां पर इस बॉडी के ऊपर जिसका मास m है उसके ऊपर वेट कितना है, mg, उसकी फोर्स कितनी है, mg, और टेंशन ये भी एक फोर्स है। अब ये नीचे की तरफ जा रहा है, व्हाट डज इट मीन कि mg इज ग्रेटर देन t, राइट? mg इज ग्रेटर देन t। गॉट इट? वो पता चला जो mg है वो ग्रेटर देन t है, इसलिए वो नीचे की तरफ जा रहा है। मतलब इसका मतलब जो नेट डाउनवर्ड फोर्स है वो तो नीचे की तरफ ही है। नेट डाउनवर्ड फोर्स जो है वो किस तरफ को है, mg की तरफ। सो नेट डाउनवर्ड फोर्स अगर हम बोलेंगे तो रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन मास m, रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स, resultant downward force acting on mass m, resultant downward force acting on mass m कितनी होगी? देखो फोर्स किसके बराबर होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये तो मैंने आपको पहले बताया कि फोर्स किसके बराबर होती है। चल फोर्स ले लेता हूं, राइट? F रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर होगी, mg इज ग्रेटर देन t, तो mg माइनस टी होगी। बट फोर्स किसके बराबर होती है, मास इनटू, यहां कैपिटल M लिया क्योंकि हम इसके ऊपर फोर्स देख रहे हैं, तो ये क्या बन गया, mg माइनस टी। गॉट इट? तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। मान दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ मास m। क्लियर टू यू? अब आप करोगे इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ मास m, स्मॉल m। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ मास स्मॉल m की बात हम करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ मास m, उसमें देखो ध्यान से, उसमें वेट नीचे की तरफ है, वेट तो नीचे की तरफ ही होता है। मैं ऐसे बार बार बोल रहा हूं कि वेट नीचे की तरफ है, वेट तो नीचे की तरफ होता है। कोई ऐसा प्राणी है जिसका वेट ऊपर की तरफ है? आप ऐसे बोलोगे बैट्स, चमगादड़ जो है वो उल्टे लटके हैं, उसका वेट ऊपर की तरफ होगा, फिर भी उसका वेट जो है वो नीचे की तरफ होगा, है ना? समझ आई? क्लियर है? चलो सोचते रहो कि वेट ऊपर की तरफ किसका होगा। है अर्थ के ऊपर भी ऐसी जगह है, आपने सुना होगा कि हम वो पहाड़ी के ऊपर गाड़ी जो है वो अपने आप चढ़ती जा रही है ना? सुना था ना, न्यूज में आ रहा है पहाड़ी के ऊपर गाड़ी ऊपर की तरफ चढ़ रही। तो वहां पर जो उसका
क्या कहते हैं, भौगोलिक संरचना, पता नहीं हिंदी में ऐसा कुछ बोलते हैं, है ना। तो वहां पर क्या होता है कि वो इस ढंग से बना हुआ है कि हमें लगता है कि वो पहाड़ी ऊपर की तरफ है। बॉल हम फेंक रहे हैं, बॉल अपने आप ही जा रही है, कार रख रहे हैं, कार अपने आप उसके ऊपर चढ़ रही है, राइट। तो वहां पर हम कहेंगे कि हमारी जो ग्रेविटी है वो ऊपर की तरफ लग रही है, लेकिन है नीचे की तरफ ही लग रही है। मतलब वहां पर शेप ही ऐसी बनी हुई है कि जो हमारी, हमें लगता है कि ग्रेविटी हमारी ऊपर की तरफ है, लेकिन अगर हम देखें, मून के ऊपर जाके देखें या दूर से देखें जाके, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाके देखें, तो आपको वो चीज जो है वो नीचे की तरफ ही दिखाई देगी। ठीक है, चलो अब वो बात अलग, उसको छोड़ दो। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ मास m, मैंने क्या बोला कि ये वेट जो है, ये वेट नीचे की तरफ है, टेंशन ऊपर की तरफ है, बट अब ये किस तरफ को जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब t बड़ा है। अब हम ये नहीं बोलेंगे ये वेट बड़ा है, हम तो इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ मास m निकाल रहे हैं, तो हमने इसके अकॉर्डिंग चलना है। इट मींस t इज ग्रेटर देन mg। यहां पर t जो है वो mg से, यहां स्मॉल m लिखा मैंने ध्यान से, t इज ग्रेटर देन mg। हो गया। तो हमारे पास यहां पर t जो है दैट इज ग्रेटर देन mg, तो हम क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स किस तरफ को लग रही है, अपवर्ड फोर्स लग रही है उसमें, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, रिजल्टेंट अपवर्ड फोर्स, रिजल्टेंट अपवर्ड फोर्स, रिजल्टेंट अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन मास m, एक्टिंग ऑन मास, कौन सा, स्मॉल m, रिजल्टेंट अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन मास m, स्मॉल m की बात कर रहा हूं, ये जो मैंने लिखा है दैट इज स्मॉल m। तो रिजल्टेंट अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन स्मॉल m क्या बना, कितनी होगी, f, दैट इज इक्वल टू, f ही लिख रहा हूं मैं इसको, f इज इक्वल टू, क्यों, क्योंकि हमारे पास t इज ग्रेटर देन mg, तो हम यहां पर लिखेंगे t माइनस mg। अंडरस्टैंड। तो f होता किसके बराबर है, व्हाट इज f, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इंप्लाइज, ये स्मॉल मास हम लेंगे m, अब मैंने स्मॉल m लिया है क्योंकि हम स्मॉल मास की बात कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू t माइनस mg। क्लियर है। तो m इज इक्वल टू t माइनस mg, दिस इज इक्वेशन 2। ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, 2 बन गई, दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा डन, वो क्लियर होगी बात। तो m इज इक्वल टू t माइनस mg। अब आपने क्या करना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। कोई प्रॉब्लम आई बेटा इसमें, हाँ, एक बार मैं फिर से आपको बोल रहा हूं कि ये हमारे पास वेट बड़ा था, नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगी, ये ऊपर की तरफ आ रहा है, नेचुरली ऊपर की तरफ आएगा, तो इसका मतलब इसकी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। इसके लिए हम मोशन की बात करेंगे तो रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स ही आएगी, इसमें रिजल्टेंट क्या आएगी, अपवर्ड फोर्स, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये नीचे की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि mg इज ग्रेटर देन t। ये ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि t इज ग्रेटर देन mg। तो हमने वो सारी चीजें करके नेट फोर्स, इसमें आएगी नेट फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इसमें आएगी नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई, अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, राइट। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये नोट कर लिया आपने, अब तो नोट कर ही सकते हो, आपके पास वीडियो है। पहले था कि उसमें जूम के ऊपर ना तो मुझे क्लियर दिखाई दे रहा था, ना ही मुझे क्लियर दिखाई वहां पर सुन रहा था, ऐसी आपकी बहुत सारी बातें आ रही हैं। चलो अब मैंने सोल्यूशन आपका निकाल दिया, कभी भी आप इस वीडियो को उठा के देख सकते हो, ठीक है, क्लियर है। अगर कोई कुछ बीच में मैंने गलत बोल दिया तो मुझे बता भी देना, क्योंकि आप नहीं सारी दुनिया देख रही है अब इस वीडियो को, ठीक है। ये ना हो कि पता चले कि बाद में मैंने गलत बोल दिया। चले आगे। अब हमने क्या करना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। जब आप बच्चा इसको ऐड करोगे तो ऐड करने में इक्वेशन 1 और 2 जब आप ऐड करोगे, कर दो इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कितनी है, m a इज इक्वल टू mg माइनस t, दूसरी क्या थी, m a इज इक्वल टू t माइनस mg। कर दो ऐड इसको। जब इसको ऐड करोगे, देखो ये t नेगेटिव का है, ये t पॉजिटिव का, कट गया, बाकी इसको ऐड करो, m a प्लस m a दैट इज इक्वल टू mg, इसके साथ माइनस लगा हुआ है तो माइनस ऐड करना आता ना, राइट। बस सिंपली ऐड कर रहे हैं हम,
अब हम इसको mg को इसके साथ ऐड करोगे या इसके साथ में माइनस है तो माइनस ही लगेगा। तो इसमें a कॉमन ले लो, यहां पर क्या बच गया m प्लस m, इसमें क्या कॉमन आएगा g, ये बन गया m माइनस m इंटू जी, राइट। यहां से a की वैल्यू निकाल लो। सो a आपके पास आ जाएगा m माइनस m ओवर m प्लस m इंटू जी। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। गॉट इट? क्लियर है? समझ आ गई? जब आपके पास a की वैल्यू आ गई, दिस इज द एक्सेलरेशन, राइट। अब ये एक्सेलरेशन जो है, हमें टेंशन भी चाहिए। क्वेश्चन आता है कि एक्सेलरेशन कितनी होगी और जो हमारे पास टेंशन है वो कितनी आएगी। अब टेंशन भी निकालनी है आपने, टी की वैल्यू निकालनी। अब जब ए आपके पास आ गई तो टी आप कहीं पे भी निकाल सकते हो कि नहीं। पुट द वैल्यू ऑफ, इसको इक्वेशन 3 मान लें, इसको मैंने इक्वेशन 3 मान लें। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दो, चाहे आप इक्वेशन 2 में पुट कर दो। चलो इन इक्वेशन 1, ये a की वैल्यू इक्वेशन 1 में यही थी हमारे पास 1 इक्वेशन, ये हमारे पास 2 थी। ये t की वैल्यू आप यहां पर पुट करोगे और सॉरी यहां पर हम a की वैल्यू पुट करेंगे यहां पर, तो t की वैल्यू निकल जाएगी। इतना तो निकाल सकते हो कि नहीं? कर सकते हो ना ये काम। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, ये आपके लिए छोड़ रहा हूं कि जब आपने इक्वेशन 3 इक्वेशन 1 में पुट करनी है, मतलब सिर्फ a की वैल्यू पुट करनी है, ये a की वैल्यू आपने यहां पुट कर देनी है, राइट। पुट करके बताऊंगा आपको। ये हमारे पास m है, अब a कितना है, ये वैल्यू पुट कर दो, m माइनस m, m प्लस m, साथ में g लगेगा, डेट इज इक्वल टू mg माइनस t। ठीक है, अब t यहां पर अकेला रह जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, चलो कर ही देता हूं सॉल्व। आपने कहना है कि सर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अब क्या करें, है ना। चलो कर देते हैं। अब ये बन गया तो t किसके बराबर आ गया। अगर हम t की बात करें, ये t जो है ये माइनस का है, लेकिन मैंने इसको पॉजिटिव कर दिया। जब मैंने इसको पॉजिटिव कर दिया, इसका मतलब ये इधर आ गया, ये इधर चला गया, तो क्या बन गया, ये mg माइनस m, और साथ में क्या है, ये m माइनस m ओवर m प्लस m इंटू जी। ठीक है, t इधर आके पॉजिटिव हो गया, ये उधर जाके क्या बन गया, माइनस। अब इनमें देखो m सभी में mg कॉमन है, ध्यान से देखना, सभी में m कॉमन है कि नहीं कॉमन है, देखो ध्यान से, है ना कॉमन। चलो t इज इक्वल टू, इधर mg है, इधर भी mg है, तो mg को मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या रह गया, 1 माइनस m ओवर m प्लस m, ऐसा बना। इसको बड़ी ब्रैकेट बना लो ऐसे, साथ में क्या था, 0 बाहर आ गया। देखो ये mg, इसके लिए 1 लगा दिया, ये mg भी बाहर आ गया, तो अंदर रह गया। एलसीएम ले लो इसका, तो जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये बनेगा m प्लस m स्मॉल m, ऊपर आ जाएगा m प्लस स्मॉल m माइनस m प्लस m, आता है ना एलसीएम लेना, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैपिटल M कैंसिल, सो यू विल गेट mg, यहां पर क्या बन गया, m प्लस m, क्या बन गया बेटा, 2m ओवर क्या रह गया, m प्लस m, यही बचा। ठीक है, तो हमारे पास जो t आया वो t किसके बराबर है, ध्यान से देखना। ये t जो है ये आपके पास आ गया 2m ओवर, ऐसा लिखते हैं, थोड़ा सजा के लिखते हैं, बड़ा m छोटा m डिवाइडेड बाय बड़ा m प्लस छोटा m, दैट इज इक्वल टू g। सो दिस इज द टेंशन। इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, ये हमारे पास क्या है, रिजल्ट है। जब भी आपको मासेस एंड पुली का क्वेश्चन आएगा, वो बोलेगा कि एक्सेलरेशन निकालो या टेंशन निकालो, या टेंशन दी है मासेस निकालना है, राइट, स्मॉल m निकालना है, कैपिटल M निकालना है, सारे के सारे झंझट जो है वो इसी के ऊपर है। कोई प्रॉब्लम समझ आ गई बेटा, पता चला
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बार बार देखना इसको, कोई प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम तो कोई भी नहीं आएगी। जब मैं सुबह आपको फोन करता हूँ ना, आपकी क्लास लेता हूँ इंटरेक्टिव सेशन में, तो सर से पूछना बेटा समझ आ गया, यस सर, कोई प्रॉब्लम, नो सर। क्वेश्चन पूछूंगा तो सर सुनाई नहीं दे रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, नहीं। पर जो भी गलतियां बेटा वो मैं यहीं पर करके दे देता हूं। अब मैंने ये छोड़ देना था, लेकिन मैंने फिर भी आपको सिंप्लीफाई करके फटाफट बता दिया कि इसका आंसर क्या है। ओके, क्लियर है बेटा। अब हम करेंगे नेक्स्ट, दैट इज एपरेंट वेट ऑफ अ पर्सन। क्लियर है, हम क्या निकालेंगे एलिवेटर में। मैंने आपको बोला था कि आपका वेट जो है वो मैं 0 भी कर दूंगा, आपका वेट मैं बढ़ा भी दूंगा, आपका वेट मैं कम भी कर दूंगा। आप बोलोगे मेरा वेट जो है वो 50 kg है, मैं उसको कम कर दूंगा, मैं 50 kg से उसको बढ़ा दूंगा, मैं आपका वेट 0 भी कर दूंगा, देखना अभी। तो इसको बोलते हैं लिफ्ट प्रॉब्लम या एलिवेटर प्रॉब्लम। एलिवेटर सुना है आपने? हाँ, शॉपिंग मॉल में गए हो, देखा वहां पे एलिवेटर, शॉपिंग मॉल में एलिवेटर देखा है? हम वो प्रॉब्लम हम क्या कर रहे हैं, शो। तो एपरेंट वेट ऑफ अ पर्सन इन अ लिफ्ट, ये करेंगे एपरेंट वेट। एपरेंट वेट मतलब जो हमारे पास आ रहा है उस कंडीशन में। एपरेंट वेट ऑफ अ पर्सन, एपरेंट वेट ऑफ अ पर्सन इन किसमें, apparent weight of a person in a lift or elevator, in a lift or elevator, apparent weight of a person in a lift or elevator, ठीक है, लिफ्ट में या एलिवेटर में। अब हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है, हम उसका वेट मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं? स्प्रिंग बैलेंस से करते हैं, या हमारे पास वेइंग मशीन होती है उससे हम मेजर करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब हम वेट मेजर कर रहे हैं तो तभी हमें पता चलेगा कि हमारा वेट जो है वो कितना है, राइट। अब ऐसे तो है नहीं कि वेट, जब हम भी वेट मेजर करते हैं तो हम मशीन नीचे की वेइंग मशीन नीचे रख देते हैं और उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही होता है हमारा वेट मेजर, मशीन के ऊपर हम क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो मशीन हमें वेट बता देती है। ऐसा थोड़ा कि हम उसके ऊपर जंप कर रहे हैं और वेट हमारा वो वेट बता रही है, या मशीन हमें ऊपर की तरफ फेंक रही है तो वेट। हम बिल्कुल स्टेबल, जब भी आपको बोलते हैं वो कहते हैं स्टेबल हो जाओ, राइट। तो बिल्कुल स्टेबल होते हैं। अगर आप हिलोगे तो आपकी वो नीडल जो है वो हिलेगी उसमें, है ना। तो जैसे ही आप स्टेबल खड़े होते हो तो क्या होता है आपका वेट। क्वेश्चन बोलूं एक, देखो आपका वेट मान लो 50 किलो है, आप मशीन के ऊपर खड़े हो गए, अगर आप ऐसे ऐसे हिल रहे हो तो आपका वेट कम जो ज्यादा क्यों होता है? वेट तो आपका 50 kg है, वो कैसे बढ़ गया? हिलने से आपका वेट कम और ज्यादा क्यों हो रहा है? सोचना है इसको, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन टिपिकल है। आप बोलोगे नहीं सर हम उसके ऊपर जोर लगा रहे हैं, ये लगा, जब आपका वेट ही 50 है तो आप जोर क्या लगाओगे इसको, वो तो आप उसके ऊपर खड़े हो। हाँ, चलो सोचना है इसके बारे में, है ना। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इसको एक्सप्लेन करना है। ये नहीं है कि आपने ऐसे बोल दिया कि सर ऐसे फोर्स बढ़ गई है, वो पूरा एक्सप्लेन करना है आपने। सिंपल क्वेश्चन है। चलो, अपरेंट वेट ऑफ अ पर्सन इन लिफ्ट और एलिवेटर, तो हम क्या करेंगे, मेरे पास एक लिफ्ट है, ये डायग्राम आपने ध्यान से देखना है। ये हमारे पास एक लिफ्ट है, ठीक है। यहां पर मैंने वेइंग मशीन रखी हुई है। ये हमारे पास क्या है, दैट इज द वेइंग मशीन, ठीक है। ये वेइंग मशीन है आपके पास, क्या है हमारे पास, ये वेइंग मशीन है। उसके ऊपर मैंने बंदा खड़ा कर दिया वो, ठीक है। ये हमारे पास एक बंदा है जिसका हमने वेट देखना है, पता चल गया। अब when the lift is at rest or moving with constant velocity, पहला केस है, ये पहला केस क्या है, when the lift is at rest or moving with constant velocity। हमारे पास ये जो केस है इसको आपने ध्यान से देखना है
कि इसमें मैं क्या बोल रहा हूं, when the lift is at rest or moving with constant velocity। फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं, या तो लिफ्ट हमारे पास रेस्ट के ऊपर है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब अगर लिफ्ट रेस्ट में है तब भी आपकी एक्सेलरेशन जीरो है, अगर लिफ्ट आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तब भी एक्सेलरेशन जीरो है। मेरी बात समझ आ रही है जो मैं बोल रहा हूं कि चाहे लिफ्ट आपकी रेस्ट के ऊपर है चाहे आपकी लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो। ये तो मैंने आपको बता दिया कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से है, ये हमने पढ़ा हुआ है कि उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है बेटा, दैट इज जीरो, राइट। सो व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब ये बंदा खड़ा हुआ है वेइंग मशीन के ऊपर, तो इसका मतलब इसका वेट किस तरफ को है, नीचे की तरफ। इसका वेट जो है वो बंदे का किस तरफ को है, नीचे की तरफ, मतलब mg। और इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन है क्योंकि ये नीचे नहीं धंस रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना है इसका, r। मैंने लिफ्ट के ऊपर बाहर निकाल दिया, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन मैं यहां पर लिख देता हूं। ये बंदा बोलेगा कि मैं लिफ्ट से बाहर नॉर्मल रिएक्शन हूं, ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन आ। चलो मजाक कर रहा था, लेकिन हमने बताना है ये दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन r। मतलब जो नॉर्मल एक्शन होता है ना बेटा, वो हमेशा वर्टिकली, अगर मैं ऐसे टेढ़ा हो रहा हूं, ऐसे टेढ़ा हूं, तो नॉर्मल, अगर मैंने नॉर्मल एक्शन अपने हेड के ऊपर देखना है तो जैसे ये देखो, ये मैंने रखा हुआ है पेन, राइट, जैसे मैं टेढ़ा होगा पेन भी उसी तरफ होगा, इस तरफ होगा तो पेन। तो नॉर्मल रिएक्शन का मतलब क्या है कि जिस बॉडी के ऊपर आप देख रहे हो उसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, दैट इज नॉर्मल, राइट। अगर मान लो मैं ऐसे देख रहा हूं, नॉर्मल एक्शन मेरा ये है इसके ऊपर, अगर मैं ऐसे करूंगा तो नॉर्मल एक्शन ऐसे हो जाएगा, ऐसे करूंगा तो ऐसे, ऐसे करूंगा तो ऐसे। मतलब ये जो हमारे पास सरफेस है इसके हमने परपेंडिकुलर लेना है। तो जब वो बंदा खड़ा हुआ है ऐसे, तो उसका नॉर्मल एक्शन हेड के ऊपर ही होगा, राइट। तो अब ये लिफ्ट जो है इसमें एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। लिफ्ट में एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, दैट इज जीरो। अगर हम मैग्नीट्यूड में बोलते हैं तो मैग्नीट्यूड में बोल देते हैं, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, जीरो। लिफ्ट चाहे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है चाहे वो लिफ्ट रेस्ट के ऊपर है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। समझ आ गई। तो रिएक्शन ऑन द पर्सन ड्यू टू अ सरफेस ऑफ अ मशीन दैट इज इक्वल एंड अपोजिट। तो इसका मतलब अगर आपके पास एक्सेलरेशन जीरो है, राइट, तो हमारे पास देखो लिफ्ट जो है वो रेस्ट के ऊपर है, तो इसका मतलब आर किसके बराबर होगा, आर किसके बराबर होगा, mg के बराबर। दिस इज क्वेश्चन। जब लिफ्ट रेस्ट के ऊपर है, लिफ्ट रेस्ट के ऊपर है, अब बंदा वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा हुआ है, लिफ्ट रेस्ट के ऊपर है, या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, वन एंड द सेम थिंग, बिकॉज़ दोनों केस में एक्सेलरेशन जीरो होगी, तो उसके ऊपर नेट फोर्स तो लगेगी, उसके ऊपर नेट फोर्स लगेगी, नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं बोलूं कि ये r माइनस mg कैसे आया, चलो थोड़ा सा मैं आपको बोलता हूं। नेट फोर्स, अगर हम नेट फोर्स की बात करें, देखो वेट उसका नीचे की तरफ है, राइट, वेट उसका नीचे की तरफ है, नॉर्मल एक्शन ऊपर की तरफ है। तो अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं, अगर नेट फोर्स मैं बोलूं कि mg माइनस r, सपोज करो कि मैं, चलो लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ जा रही है या कुछ भी है, हम नेट फोर्स देख रहे हैं, चाहे r माइनस mg कर लो चाहे mg माइनस r कर लो, अब वो तो है ही रेस्ट में है, अब मुझे नहीं पता दोनों में से कौन सी ग्रेटर है, लेकिन जब रेस्ट में होगी वो बंदा थोड़ा नीचे धंस रहा है, बंदा तो नीचे धंस ही नहीं रहा है। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, ना तो बंदा ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब बंदा यहां पर है, उसका वेट जो है वो ट्रू वेट है, मींस r किसके बराबर हुआ, mg के बराबर हुआ। हम क्या बोल रहे हैं कि हमारी लिफ्ट रेस्ट के ऊपर है, एक्सेलरेशन जीरो, इट मींस देयर इज नो एनी नेट फोर्स। तो चाहे आप बोलो नेट फोर्स में r माइनस mg दैट इज इक्वल टू जीरो, या बोलो mg माइनस r, दोनों में से अगर कोई भी बड़ा है तो करके आपके पास आंसर कितना आएगा, r इज इक्वल टू mg आएगा। मतलब अगर मान लो mg बड़ा है, r छोटा है, या r बड़ा है, mg छोटा है, लेकिन नेट फोर्स तो जीरो है, तो दोनों बराबर आएंगे, कुछ भी बोल लो, क्योंकि जब आप जीरो को पुट करोगे तो r इज इक्वल टू mg, इसको भी पुट करोगे तो भी r इज इक्वल टू mg आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब बॉडी आपकी रेस्ट के ऊपर है या कांस्टेंट वेलोसिटी की से जा रही है, उसके ऊपर नेट फोर्स क्या आएगी, जीरो आएगी। नेट फोर्स का मतलब, जीरो का मतलब क्या है कि r जो है वो mg के बराबर है। तो जब लिफ्ट रेस्ट के ऊपर होगी या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी, तो जो वेइंग मशीन आपका वेट शो करेगी वो आपका ट्रू वेट होगा। मेरी बात समझ रहे हो?
वो आपका कौन सा वेट होगा, ट्रू वेट। लिफ्ट अगर रेस्ट के ऊपर है या कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है और आप वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हो, तो वेइंग मशीन आपका जो वेट देगी वो क्या देगी, ट्रू वेट देगी। मतलब आर आपका किसके बराबर आएगा, mg के बराबर। फिर m इज मास ऑफ द पर्सन। ये बात क्लियर होगी। तो r हमारे पास किसके बराबर आ गई, mg के बराबर। इट मींस यहां पर इस r को हम क्या बोलते हैं, एपरेंट वेट बोलते हैं। अगर हम देखें फिजिक्स लैंग्वेज में कि एपरेंट वेट, ये जो mg है दैट इज ट्रू वेट। क्या बोलेंगे हम इसको, एपरेंट वेट। r जो है वो हमें बताता है कि हमारा एपरेंट जो है वो वेट कितना है। mg जो है दैट इज ट्रू वेट। mg हमारे पास क्या है, दैट इज ट्रू वेट। गॉट इट। चलें आगे। अब यहां पर आपका एपरेंट वेट किसके बराबर आ गया, ट्रू वेट के बराबर। मतलब जो एपरेंट वेट है, मैं APP लिख रहा हूं, समझ लेना, दैट इज इक्वल टू ट्रू वेट। ये इक्वेशन 1। कौन सा केस था ये, व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। चलें आगे। उसके बाद व्हेन द लिफ्ट एक्सेलरेट अपवर्ड्स, अगर हमारी लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, हो गया ये। चलो सेकंड केस। सेकंड केस में हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना, ये इधर बना देता हूं, है ना, ये वाली, ये वही है, वही बंदा है, सारे वही हैं। और यहां पर क्या है, आपके पास वेइंग मशीन है, और वेइंग मशीन आपको क्या दे रही है कि आपका वेट जो है वो नीचे की तरफ है। और ये बंदा वही है, हंस रहा है, अब पहले नहीं हंस रहा था, डर रहा था, अब उसको क्या आ रही है, लिफ्ट चल रही है तो वो खुश हो रहा है, तो मैंने स्माइलिंग बना दिया। तो इसका नॉर्मल रिएक्शन जो है एग्जैक्टली वर्टिकली अपवर्ड, ये आर। अब लिफ्ट किसकी तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ। एक्सेलेरेशन, अब एक्सेलेरेट कर रही है। व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, व्हेन लिफ्ट is moving, when lift is moving in the, कौन सी डायरेक्शन है, अपवर्ड डायरेक्शन। तो अगर आपकी लिफ्ट मूव कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रही है, मैं बोल रहा हूं कि लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है। इस बात को समझ लेना, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, सॉरी कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं जा रही, मैंने बोला कि वो लिफ्ट मूव कर रही है, धीरे धीरे मूव कर रही है, कभी तेज हो रही है, कुछ भी हो रही है, बट एक्सेलरेट हो रही है। So when the lift is moving in the upward direction, तो इसका मतलब क्या हुआ, नेट फोर्स लगी, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पर्सन इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो इसका मतलब आर mg से बड़ा है ना। लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो आर mg से बड़ा हो गया, जिस तरफ को आ रहा है उसी तरफ को जा रही है, इसका मतलब आर क्या है, mg से बड़ा है, आर इज ग्रेटर देन mg। तो नेट फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, नेट फोर्स इन द upward direction, net force in the upward direction कितनी होगी, फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। वो किसके बराबर होगी, नेट फोर्स F, दैट इज इक्वल टू R, बड़ा है तो हम क्या लिखेंगे, R माइनस mg। तो R हमारे पास कितना आ गया, ma प्लस mg, मतलब mg प्लस m ए, और आप इसको लिख सकते हो, m को बाहर निकालो, g प्लस ए कर लो। क्या पता चला आपको यहां से, सच बताना कि क्या पता चला। आपका वेट कितना था, ट्रू वेट mg, ट्रू वेट क्या था, mg के बराबर था। मतलब जब लिफ्ट आपकी रेस्ट के ऊपर थी तो आपका r जो है mg, मतलब जो वेइंग मशीन ने आपको बताना है वो r बताना है, वेइंग मशीन r बताएगा हमें, राइट, आर के अकॉर्डिंग। आर इज द एपरेंट वेट, राइट। तो एपरेंट वेट अगर ट्रू वेट के बराबर है तो ही बताएगा, वेइंग मशीन ने हमें आर के बारे में बताना है। अगर हमारा ट्रू वेट है तो भी वही आर ही हमें बताएगा, मतलब मशीन ने हमें वही चीज बतानी है जो आर हमें बताएगा। जितना आर होगा वो हमारा एपरेंट वेट होगा, राइट। ट्रू वेट तो हमें पता ही है, ट्रू वेट हमारा कब पता चलेगा, जब मशीन चल रही है तो आर के ऊपर वो आर हमें क्या डिनोट कर रहा है, दैट इज एपरेंट वेट। नॉर्मल रिएक्शन कितना हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन का मतलब क्या है कि जब हम मशीन के ऊपर खड़े हैं तो वो हमारे वेट को बैलेंस करने के लिए कितना अपवर्ड फोर्स लगा रही है, तो वही हमें बताएगी।
जो मशीन ने काम किया वही बताएगी। हमारा वेट चाहे जितना मर्जी है, लेकिन मशीन ने जितना हमारे ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाया, राइट, उतना ही उसके ऊपर वेट होगा। अब जैसे मान लो पानी है, राइट, पानी में मैंने 10 किलो का पत्थर फेंक दिया। जब आप पानी में उठाओगे ना पत्थर, जब आप पानी में पत्थर उठाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये 10 किलो का नहीं, ईजी है। आप जैसे ही आप सरफेस से बाहर करोगे फिर आप फिर नीचे की तरफ हो जाओगे। जैसे ही पानी के सरफेस से वेट ऊपर आएगा ना, वो पत्थर का वेट जो है वो एक्चुअल वेट हो जाएगा। पानी के अंदर उसका वेट कम होता है। तो सेम थिंग मैं क्या बोल रहा हूं कि हमारे पास जो नॉर्मल रिएक्शन है उसी के अकॉर्डिंग वेइंग मशीन हमें सारी बातें बताएगी, राइट। मतलब मशीन हमें वही बताएगी कि जितना उसने हमने हमारे वेट को बैलेंस करने के लिए जो हमारे पास नेट फोर्स है वो हमें बताएगी। गॉट इट। अब हमारे पास यहां पर देखो आर किसके बराबर आ गया, mg प्लस ma। हमारा वेट कितना था, mg। मतलब जब हमारी वेइंग मशीन वेट बता रही थी, मतलब कब बता रही थी सही, जब एक्सेलरेशन क्या थी, 0, उस टाइम हमारा ट्रू वेट होता। मैंने बोला कि ट्रू वेट हमारे पास कब आता है, जब हमारी जो हम रेस्ट में अपना वेट देखते हैं, राइट। अगर लिफ्ट में देखें तो लिफ्ट या तो रेस्ट में हो या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, तब हमारे पास क्या आएगा, ट्रू वेट आएगा। ओके। अब मशीन ऊपर की तरफ जा रही थी, जैसे मशीन ऊपर की तरफ जा रही थी तो हमारे पास क्या हुआ, व्हाट हैपन, हमारे पास जो आर आया, जो एपरेंट वेट आया, वो आया mg प्लस ma। मतलब कुछ ऐड हो गया mg में, हमारे ट्रू वेट में कुछ ऐड हो गया ma। इसका मतलब जितनी फास्ट लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी उतना वेट हमारा क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि उतनी एक्सेलरेशन हमारी ज्यादा हो जाएगी। जितनी ज्यादा एक्सेलरेशन होगी उतना हमारा आर क्या होगा, बड़ा होगा। इसका मतलब अगर आप मशीन के अंदर बैठे हो, सॉरी क्या बोलते हैं, मशीन के अंदर नहीं, लिफ्ट के अंदर अगर आप बैठे हो और मशीन के ऊपर बैठे हो या खड़े हो उसके ऊपर, तो आपका वेट जो है, apparent weight of the body increases if the lift accelerate in the upward direction, right। मैंने प्रूव कर दिया कि mg प्लस ma आ गया। हमारा वेट तो था r इज इक्वल टू mg, मतलब mg के बराबर था, लेकिन जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही थी ma कुछ और बीच में आ गया, जिसका मतलब हमारा वेट बढ़ गया। What does it mean? कि when the lift moves in the upward direction, then the apparent weight of the body increases if the lift accelerated in the upward direction। ये बात क्लियर होगी, उस समझ आ गई। चलें आगे। उसके बाद नेक्स्ट केस, when the lift is moving in the downward direction, lift is moving in the downward direction। जब आपकी लिफ्ट जो है अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, ये थर्ड केस, थर्ड डायग्राम। ये फर्स्ट केस था, इसका फर्स्ट डायग्राम। अब देखो, अब हमारी लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है, यहां पर उल्टा हो गया। क्या हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन। ये समझ आ जाएगा ना, DIR है ना। अब हमारे पास क्या हो गया, mg इज ग्रेटर देन r। अब नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन कितना होगा, नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। फोर्स को क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब mg माइनस क्या आएगा, r के उल्टा, क्योंकि mg इज ग्रेटर देन r। जब लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है, इसका मतलब mg बड़ा है, तभी हम mg और r को देखेंगे। जिस तरफ को फोर्स ज्यादा होगी लिफ्ट उसी तरफ को मूव करेगी। हम तो यही अज्यूम करके जा रहे हैं। अब लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है, हम तो ये अज्यूम करें कि m इज ग्रेटर देन r, तभी लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है। सो mg माइनस r, तो mg माइनस r, तो यहां से हम जब r की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ma किसके बराबर होगा, mg माइनस r। तो r किसके बराबर आ गया, ये इधर आके पॉजिटिव हो गया, ये बन गया mg माइनस ma, मतलब m इंटू g माइनस a। अब बताओ यहां से क्या होगा, जब आपकी लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही थी तो आपका वेट क्या बना, पहले कितना था ट्रू वेट, mg। अब एपरेंट वेट कितना है, mg माइनस ma, मतलब उसमें से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब जब लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है तो हमारा वेट जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। When the lift is moving in the downward direction, तो हमारा वेट जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि देखो इक्वेशन में हमारे पास क्या आ गया, mg माइनस ma। ये जितनी लिफ्ट नीचे की तरफ तेजी से जाएगी उतना वेट हमारा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। समझ आ गई, मतलब ये डिपेंड हो रहा है एक्सेलरेशन के ऊपर। मास तो
क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, मास तो उतना ही रहेगा। जितनी वो तेजी से मतलब जितनी एक्सेलरेशन बढ़ती जाएगी उतना हमारा वेट क्या है, क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। तो व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग, व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट, हमारा वेट ट्रू वेट होगा। जब लिफ्ट ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है तो हमारा वेट क्या होगा, बढ़ेगा। व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब एक्सेलरेट कर रही है, तो हमारा क्या होगा, वेट क्या करेगी, कम। लेकिन इन दोनों में कंडीशन क्या है कि वो एक्सेलरेट करनी चाहिए। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रही है, तो हमारे पास जो वेट होगा वो क्या होगा, ट्रू वेट होगा। अंडरस्टैंड, चाहे वो ऊपर की तरफ जाए चाहे नीचे की तरफ जाए, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है देन एक्सेलरेशन इज 0। क्लियर। इसके बाद एक क्वेश्चन हो रहा है, मान लो लिफ्ट में हम बैठे हैं, भगवान करे ऐसा ना हो भाई, मैं तो वैसे ही बता रहा हूं आपको, इसको मतलब सीरियसली मत लेना, है ना, मैं कभी नहीं सोचता हूं कि ऐसा हो जाए। मान लो आप लिफ्ट में जा रहे हैं, लिफ्ट जाती है ना वो उसके साथ क्या बोलते हैं, एक बड़े बड़े रॉक्स होते हैं उसके साथ जाती है, आपने देखना मेटालिक रॉक्स होती हैं, जैसे बटन दबाएंगे वो घूमती हैं ऐसे ऐसे, तो लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है। मान लो वो टूट जाए, भगवान करे ऐसा ना हो, मान लो वो टूट जाए, तो आप क्या करोगे, यू विल फॉल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन। समझ आई मेरी बात, क्योंकि ये चीज है, इसको मैं ऊपर की तरफ खींच रहा हूं, जैसे यहां से धागा टूटेगा ये नीचे की तरफ आएगी। नाउ इट फॉल्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन, इसके ऊपर कोई एक्सेलरेट नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा, मतलब अब ए किसके बराबर होगी, जी के बराबर होगी। सो नेक्स्ट केस इज व्हेन द लिफ्ट इज फॉलिंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन, व्हेन द लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली। अगर लिफ्ट वो फ्रीली फॉल कर रही है, राइट, अगर कोई भी लिफ्ट फ्रीली फॉल कर रही है, हम डाउनवर्ड की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास आर किसके बराबर, मैंने क्या बोला, ए किसके बराबर आ जाएगा, जी के बराबर, क्योंकि वो फ्रीली फॉल कर रही है। अब एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर। जब हमारे पास ए जी के बराबर है, तो इस इक्वेशन में देखो, फ्रॉम दिस इक्वेशन आर किसके बराबर होगा, एम जी माइनस जी, तो आर क्या हो गया, 0। तो हमारा वेट क्या हो गया, वेट 0 हो गया ना, वेट 0। मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास जो पंछी अब उड़ रहा है, पंछी का वेट होता है कि नहीं, किसी ने नीचे से गोली मार दी उसको, लेकिन करना नहीं कभी ऐसा, पंछी मर जाएगा, पंछी अब उड़ेगा नहीं, नीचे की तरफ आ जाएगा। जब वो पंछी नीचे की तरफ आएगा तो उसका वेट कितना होगा, 0। जब नीचे गिरेगा तभी उसका वेट पता चलेगा। मतलब कोई भी चीज अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अगर फॉल करती है, आप भी ऊपर से नीचे जब छलांग लगाओगे, मतलब छलांग लगाओगे, ऐसे बोलते हैं ना, ऊपर से नीचे छलांग लगानी है आपने, व्हेन यू जंप फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इन द डम्पर, ऐसा करना नहीं है भाई, ये तो मैं तो आपको एग्जांपल बता रहा हूं, ये नहीं कि ऊपर से जंप करके आप नीचे बता दो कि ये देखो मेरा वेट 0 हो गया। तो जब आप अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी किसी चीज को देखते हो गिरती हुई, तो उसका वेट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि आर हमारे पास क्या आ गया, 0। Got it? पता चल गया। तो देखो मैंने आपको आपका वेट बढ़ा भी दिया, आपका ट्रू वेट भी बता दिया, आपका वेट कम भी कर दिया, आपका वेट 0 भी कर दिया। समझ आ गई। मेरे पास 500 टन का एक एरोप्लेन है, राइट, आसमान में उड़ रहा है। मेरे पास 500 टन का एरोप्लेन है, वो आसमान में उड़ रहा है, दैट इज फ्लाइंग इन द स्काई। उसका वेट कितना होगा जब वो आसमान में उड़ रहा है, कितना वेट होगा, बोलो, सोच के बताना। पंछी जब उड़ रहा है उसका वेट कितना होगा, जब पंछी को हमने गोली मार दी और नीचे गिर रहा तब उसका वेट कितना होगा। मान लो 10 किलो का पंछी है, जब उड़ रहा है उसका वेट कितना होगा, और जब उसको गोली मार दी वो नीचे गिर रहा है उस टाइम उसका वेट कितना होगा। सोचना है, जब वो उड़ रहा है उसका वेट कितना है, जब वो फ्रीली फॉल कर रहा है उसका, आपने देखा ना चिड़िया उड़ती है, पहले उड़ती है फिर अपने जो पर हैं वो बंद कर लेती है, फिर नीचे आती है, फिर ऐसे ऐसे करती है, फिर नीचे आती है, फिर ऐसे ऐसे करती है, फिर नीचे आती है, तो उसका वेट कितना होगा। ठीक है, क्लियर है, मजा आया आपको ये।
तो ये टॉपिक जो है ध्यान से पढ़ना। आज मुझे लगता है 45 मिनट्स का हो गया, तो उसके बाद तो अभी 15 मिनट्स हैं, तो हम लेक्चर भी लेंगे। कौन सा लेक्चर? वो इंटरेक्टिव सेशन। गुड बाय।